उज्जैन के महाकाल मंदिर विस्तारीकरण परियोजना के तहत गुरुवार से प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। सुबह प्रशासन और नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ इंटरप्रिटेशन चौराहे पर पहुंची, जहां पर महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास करने के लिए रोड को चौड़ा किया जाना है। इसी रोड पर 11 मकानों का जिला प्रशासन ने अधिग्रहण किया है। निगम कर्मियों ने मौके पर मकान तोड़ना शुरू कर दिए हैं। वहीं कुछ मकान मालिकों ने अपना सामान स्वयं हटाना शुरू कर दिया है। कलेक्शन करेगा। लाइट क्या नाम है इनका? प्रशासन ने त्रिवेणी संग्रहालय से चार धाम मार्ग को चौड़ा करने के लिए मकान मालिकों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दे दिए थे। इसके बाद महाकाल मंदिर के सामने 11 मकान तोड़ना शुरू किया गया। आज चलो ना, बोल भी रहा है, बोल नहीं रहा, बोल रहा है। तैयार है खाना। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत 11 मकान तोड़ने की सूची राजस्व विभाग द्वारा दी गई थी। नगर निगम और राजस्व टीम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन, पुलिस बल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। एक तो हमने जो त्रिवेणी इंटरप्रिटेशन सेंटर से चार धाम तक 24 मीटर रोड का जो चौड़ीकरण होना है, उसका जो हमने भूमि अर्जन किया था, तो वो 11 मकानों का आज हमने हटा के उनका कब्जा वहाँ ले लिया है। अभी ये महाकाल मंदिर के सामने भी हमने 11 मकान अधिग्रहित किए थे, तो उसी की अभी हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं कब्जे लेने की। अभी 3 लोगों को जिन्होंने हमको खाते दिए थे उनका भुगतान कर दिया गया है, और अभी 2 खाते हमारे पास पड़े हुए हैं, उनकी भुगतान की कार्रवाई कर रहे हैं। शेष जैसे जैसे हमारे पास खाते आते जाएंगे हम उनका भुगतान करते जाएंगे। मकानों के आगे बनी 29 दुकानों को भी तोड़ा जाएगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सभी से बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया। यह सभी मकान एवं दुकानें महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने बनी हुई हैं। पिछले 7 दिन पहले यहाँ बोला गया कि आपको मकान खाली करना है, और तब से हम लगातार लगे हुए हैं कि हम मकान खाली करें, पर हमें थोड़ा और समय की ज़रूरत थी जिससे कि हम पूरा मकान खाली कर सकें, क्योंकि सामान अधिक है और हमें थोड़ी समस्या आ रही है। पर प्रशासन के द्वारा हमें और समय नहीं दिया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि समय पे मकान खाली किया जाए, और पर कुछ सामान अभी भी बाकी है, जिससे हमें 1 से 2 दिन का और समय लगेगा खाली करने में। और पिछले 50 वर्षों का सामान पूरा रखा हुआ है, पूरी हमारी घर गृहस्थी है, और प्रशासन के द्वारा अगर हमें सहयोग किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चले गया है, और हम यहाँ फूल प्रसाद की दुकान लगाते थे पिछले 50 वर्षों से। अब प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हम हमारा सामान हमारे स्तर से हटा ही रहेंगे, पर थोड़ा हमें समय दिया जाए ताकि हमारा सामान हम व्यवस्थित जगह रख सकें और पहुँचा सकें। कन्हैयालाल सूर्यवंशी। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में लोहे के पुल पर बुधवार की रात एक अज्ञात बदमाश ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी। गोली चलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने लोहे का पुल क्षेत्र में दयाल गेस्ट हाउस के सामने बुधवार रात में 40 वर्षीय इम्तियाज उर्फ इस्तू पहलवान अकेला खड़ा था।
इसी दौरान शादाब उर्फ बजाज बाइक पर वहां आया और उसने इम्तियाज पर गोली दाग दी। गोली लगते ही इम्तियाज जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर शादाब मौके से भाग निकला। इम्तियाज को घायल अवस्था में देखकर क्षेत्र में आसपास खड़े लोगों ने उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर सूचना मिलते ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला सहित पुलिस दल मौके पर पहुंच गई। इस गोलीकांड से लोहे का पुल क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गोली लगने के कारण इम्तियाज मौके पर ही अचेत होकर गिर गया था। घटना की जानकारी लगते ही महाकाल थाना पुलिस और सीएसपी पल्लवी शुक्ला तत्काल मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि गोली इम्तियाज के पेट में लगी है, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालत को देखते हुए घायल को जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शादाब और इम्तियाज के बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही है। कुछ दिन पूर्व ही दोनों के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इम्तियाज और शादाब के बीच क्षेत्र में मादक पदार्थ बेचने को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिसके चलते शादाब ने इम्तियाज पर गोली चला दी। पुलिस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। इम्तियाज नामक व्यक्ति रेत वाले बाबा लोहे के पुल के उधर दुकान पर गया था, जब आरोपी द्वारा आकर उसके ऊपर गोली चालन किया गया। आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या सामने आया है कि कारण से मारी? अभी विवाद आपसी रंजिश थी, पुराना विवाद था। इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी चीज़ सामने आएगी उसको वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बोहरा समाज के 52वें एवं 53वें धर्मगुरु सैयदना साहब के जन्मदिवस के अवसर पर कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। उज्जैन शहर में बुधवार को सैयदना साहब की 78वीं सालगिरह मनाई गई। यहाँ सैयदना साहब की सालगिरह के अवसर पर कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से बोहरा समाजजनों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मजार नजमी पहुंचा। वो भाईजान है यार। कोरोना वैक्सीनेशन का संदेश दिया गया और बताया गया कि बोहरा समाज ने जागरूकता के साथ बोहरा समाजजनों को 95% वैक्सीनेशन करवाया है। इसके साथ ही जुलूस में स्वच्छता, भोजन की बर्बादी रोकने का संदेश भी दिया गया। यहाँ जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसके साथ ही जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। जो 52वें धर्मगुरु थे उनकी सालगिरह का दिन है, लेकिन जो 53वें धर्मगुरु है उनका जन्म मुहर्रम में हुआ, रमज़ान में हुआ था, इसलिए दोनों की मिलाद, दोनों की सालगिरह हम आज ही मनाते हैं। और उसकी ख़ास वजह ये है कि दोनों सालगिरह भी मिल जाती है, वक्त भी मिल जाता है, रमज़ान में नहीं हो सकता है। और हमारा समाज जो आपको मालूम है, हम एक होकर चलते हैं, तमाम मुल्क के साथ में, तमाम वतन को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए ये देखे जुलूस निकालने का मकसद ये है कि सब लोगों को मालूम भी पड़े, हम स्वच्छता की तरफ भी हैं, हम समाज देश की तरफ भी हैं। वैक्सीनेशन का भी हमने जो तो यहाँ पर एक रखा है कि भाई हमने 95% हमारे वैक्सीनेशन हो चुका है। एक इसमें बग्गी के अंदर हमने शो भी किया है, एक बग्गी में शो भी किया है कि हमने वैक्सीनेशन हमारे 95% हो चुका है। फूड का वेस्टेज ना हो, हमारे यहाँ संदेश है, हमारे सैयदना साहब का ख़ास संदेश है कि एक दाना भी ज़ाय नहीं होना चाहिए,
ख़त्म नहीं होना चाहिए, लोगों को भले जानवर को मिल जाए। इसलिए हमारे एक दाना कमेटी बनी हुई है, उसका भी संदेश इसमें दे के चल रहे हैं। स्वास्थ्य का समिट चल रहे हैं, वॉरियर जितने भी हैं, ख़ासतौर से कोविड वॉरियर्स, उनका भी संदेश हमने दिया है इसके अंदर कि भाई कोविड के अंदर किन लोगों ने कितने कितने काम किए, उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई, लेकिन उसको भी सब लोगों ने मिलकर धोया है। इसलिए समाज आपका सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने, समाज ने ख़ासतौर से आपका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, सबने जो है साथ दिया, हमको इजाज़त भी दी। आज हम धन्यवाद देते हैं सबको मुबारकबाद। ये सैयद साहब की 78वीं सालगिरह मिलाद मुबारक जिसे हम कहते हैं, उसके ओकेजन में निकाला जा रहा है। सैयद साहब की सालगिरह है। हमारे कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये प्रोसेशन रोज़े से शुरू हो गया है, गोपाल मंदिर, बाक्सीपुरा, ये यहाँ पर नई सड़क खड़े, यहाँ से कंटाल चौराहा, बुधवारिया हाट, केडी गेट और वापस रोज़े में। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अगले माह के प्रथम सप्ताह से दर्शनार्थियों के गर्भगृह में प्रवेश पर निर्णय लिया गया है। महाकाल मंदिर में गुरुवार दोपहर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन के खत्म होने एवं तमाम प्रतिबंध हटने के बाद दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। नई दर्शन व्यवस्था में चलते श्रद्धालुओं को गर्भगृह से दर्शन कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आगामी माह के प्रथम सोमवार यानी 6 दिसंबर से बाबा महाकाल के दर्शन गर्भगृह से कराने का निर्णय लिया गया है। आज महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आगामी महीने का जो प्रथम सोमवार है अर्थात 6 तारीख है, उस दिन से गर्भगृह में प्रवेश जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। विगत कई वर्षों से जो है ये व्यवस्था बंद थी, खासतौर पर कोरोना के बाद कोविड की गाइडलाइंस जो प्रतिबंध थे वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन चूँकि इसमें कई सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, इसीलिए प्रबंध समिति के निर्णय के लिए इसको छोड़ा गया था, जो आज लिया गया है। और इस संबंध में जो समय है, ये जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं उनको निर्धारित करने के लिए प्रशासक को अधिकृत किया गया है। बहुत जल्दी ही 1-2 दिनों में वो गाइडलाइंस भी आ जाएंगी और बड़े ही सुगम ढंग से 6 तारीख से गर्भगृह की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था लगभग 2 साल बाद शुरू की जाएगी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना प्रोटोकॉल के चलते दर्शन व्यवस्था में प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन्हें आज हुई बैठक के बाद शिथिल किया जाएगा। क्योंकि कोरोना के चलते अभी तक बैरिकेड से ही श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे थे, अब कोरोना की गाइडलाइन खत्म हो गई है, इसलिए दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। गर्भगृह से दर्शन कराने में कई तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अब तक निर्णय नहीं लिया गया था। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो और हम उज्जैन वालों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, जो डेली दर्शन करने आते हैं बाबा महाकाल के, उनके लिए और हमारे लिए जो हम लोग भगवान को छू भी नहीं पा रहे, हम उनके उनके पास ही नहीं जा पा रहे, हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि 2 साल से नहीं हो पा रहे थे। इतनी बाहर से इतनी जनता आती है, उनको भी उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। 6 दिसंबर से बाबा महाकाल के गर्भगृह के दर्शन चालू हो रहे हैं। बड़े प्रसन्नता का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। 1.5-2 साल बाद भक्तों को अंदर जाने को मिलेगा, गर्भगृह में जल चढ़ाने को मिलेगा, स्पर्श करने को मिलेगा। समिति ने जो निर्णय लिया बहुत ही स्वागत योग्य है, हर्ष का विषय है सभी पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए और भक्तों के लिए। बड़े हर्ष का विषय है कि 1.5-2 साल बाबा के बाद बाबा को छूने का, स्पर्श करने को मिलेगा, जल चढ़ाने को मिलेगा और दर्शन लाभ मिलेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि शासन द्वारा कोरोना जो गाइडलाइन थी, उनको जो प्रतिबंध थे वो सब शिथिल कर दिए गए हैं। उसी के मद्देनजर देखते हुए 6 दिसंबर आगामी 6 दिसंबर से महाकाल मंदिर में के गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश के संबंध में आज की प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया है। इस संबंध में किस तरीके से श्रद्धालु दर्शन करेंगे, इस समय प्रत्यक्ष से SOP जारी की जाएगी, उसके लिए एक समिति गठित कर रहे हैं। बीती रात तराना के विद्युत मंडल कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसमें एक नया मोड़ सामने आया है। विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, वहीं वीडियो भी उपलब्ध करवाया है। साथ ही शासकीय संपत्ति में 2.5 लाख की हानि का अनुमान लगाया गया है। विदित हो कि गत रात्रि 10 बजे के करीब विद्युत समस्या को लेकर बिजली कार्यालय में पहुंचे भाजपा नेताओं ने मुख्य गेट पर जमकर तोड़फोड़ की।
यहाँ भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कार्यालय के अंदर घुसकर कार्यालय के बाहर पड़े टेलीफोन, मीटर आदि उपकरणों में तोड़फोड़ कर वाहनों के कांच फोड़े एवं अधिकारियों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे नाराज होकर कर्मचारियों ने सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों को सुरक्षा उपलब्ध करने की बात कही है। बिजली कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ और कुछ शासकीय कार्य में बाधा संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। एक वीडियो भी आया था। सुबह जैसे ही जानकारी लगी वैसे ही जो 2 नाम आ रहे थे उनके खिलाफ में न केवल शासकीय कार्य में बाधा बल्कि तोड़फोड़ संबंधी जो दूसरी कड़ी धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो भी गई है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बची है, वो भी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। कानून सबके लिए समान है, अगर जो भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के आसपास तराना शहर के ही प्रवीण पलोत्रा जी और जो है संदीप प्रजापति द्वारा 8-9 लोग के साथ आके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और जो है मुझे कार्यपालन नियंत्रक युगल किशोर चौधरी और हमारे कनिष्ठ साथी जो हैं संदीप उपाध्याय, इनको जो है जान से मारने की धमकी और गालियां दी गई। शासकीय संपत्ति के नुकसान पहुंचाया गया। हमारे पूरे परिसर में तोड़फोड़ किए गए। जो परिसर में गाड़ियां लगी हुई थी उसके कांच तोड़ दिए गए, मीटर वीटर तोड़ दिए गए हैं। इस तरह से शासकीय कार्य में जो है बाधा डाले गए हैं इनके द्वारा और जो है संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। जिन लोगों ने जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और शासकीय कार्य में बाधा डाली, राजनीति से जुड़े हुए लोग ही। हाँ, अब ये जो है प्रवीण पलोत्रा जी है, नगर अध्यक्ष रहे हैं जी, यहाँ के हैं। करीबन कितने का नुकसान है? लगभग 2.5 लाख का नुकसान है। अभी आपको क्या आश्वासन दिया? इन्हें दिए हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हम लोग ज्ञापन इसी के सिलसिले में दिए हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। कल रात के 9:30 बजे की बात है, पब्लिक का फोन आया था कि साहब एमपीवी कुछ लोग तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। जिस पर से तत्काल पुलिस फोर्स आया, जिनको देख के तोड़ाफोड़ी करने वाले भाग गए। बाद में एमपीपी के डी साहब द्वारा मुकदमा कायम कराया है लिखित में, जिसमें 2 नामजद हैं, बाकी 8-10 अन्य लोग हैं। 2-3 के भी गिरफ्तारी प्रयास चल रहे हैं। गिरफ्तारी हुई सर इसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन संभवतः है जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। उज्जैन उन्हेल रोड पर भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गुड़ा में एक भीषण दुर्घटना हो गई। 2 कारों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उज्जैन के उन्हेल रोड पर गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि कार का एयरबैग खुल गया, जिसकी वजह से कार में सवार लोगों को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। यहां हादसे में दोनों कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन जमा हो गए। भैरवगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन में किसानों की खाद को लेकर चिंता अब खत्म हो गई है। बुधवार की दोपहर 7000 मैट्रिक टन खाद की 2 रैक उज्जैन के विक्रमनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। उज्जैन जिले में खाद की कमी के कारण किसानों द्वारा लगातार आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच किसानों के लिए यह एक अच्छी खबर आई है। उज्जैन जिले में बुधवार को विक्रमनगर रेलवे स्टेशन पर 2 रैक खाद की पहुंची है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार 7000 मैट्रिक टन खाद बुधवार को प्रशासन द्वारा उज्जैन जिले के लिए भेजा गया है। इस रैक को सोसाइटी के जरिए विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाएगा और किसानों को इसका वितरण किया जाएगा। साथ ही बहुत जल्द माह के अंत तक एक रैक और किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कलेक्टर के अनुसार उसका शेड्यूल भी प्राप्त हो गया है। कृषि विभाग के उप संचालक RPS नायक और सहायक संचालक कमलेश कुमार राठौर ने
जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 20,000 मैट्रिक टन खाद उज्जैन जिले को मिल चुका है, जिसमें से 15,000 मैट्रिक टन खाद किसानों को बांट दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही किसानों की चिंता खत्म हो जाएगी। देखिए, यूरिया को लेके कोई शॉर्टेज नहीं है और आज ही अगर हम लोग बात करें तो 2 रैक हमारी यूरिया की प्राप्त हुई हैं। लगभग 6,000 टन के आसपास का यूरिया जो है वो आज हमको प्राप्त हुआ है। आज जो थोड़ा बहुत एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था कि जिस तरीके से यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको लेके कुछ समस्याएं सामने आई हैं और ख़ास तौर पर अभी हमको एक जानकारी मिली थी बड़नगर में यूरिया की कालाबाजारी की। उस पर हमने बहुत कठोर कार्रवाई भी करी थी, न बल्कि एफआईआर के अलावा ब्लैक मार्केटिंग में हमने उसको जेल भी भेजा, प्लस उसका गोडाउन जो है उसको भी हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई करी। इसी प्रकार की कार्रवाई अगर आगे भी इस प्रकार की कोई शिकायतें मिलती है तो हम लोग करेंगे। पूरे कृषि के अमले को एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है कि मैंने जो एक धारा 144 में आदेश निकाला था जिसके तहत सभी प्राइवेट दुकानों को अपने यहाँ का जो स्टॉक है उसको प्रदर्शित करना होगा और जो मूल्य है उसको प्रदर्शित करना होगा। यहाँ पर थोड़ा हमको अभी और काम करने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग कल से सख्ती और बढ़ाएंगे। मैं सभी कृषक बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में यूरिया मौजूद है। जितनी यूरिया आपको अभी आवश्यक है कृपया उतनी यूरिया लें। हम लोग अगर आवश्यकता के हिसाब से चलते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 रैक आ जाई हैं और 1 रैक अभी 2-3 दिनों बाद फिर से आने की संभावना है। कोई भी कमी यूरिया की नहीं होने दी। उज्जैन के आरटीओ और यातायात पुलिस ने बस संचालक के खिलाफ एक संयुक्त कार्यवाही की है। दरअसल परमिट जमा करने के बावजूद भी फोटोकॉपी पर बस का संचालन किया जा रहा था, जिसके खिलाफ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उज्जैन आरटीओ को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बस संचालकों द्वारा बस का विशेष नंबर लेकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरटीओ ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह सामने आया है कि एकता बस के संचालक द्वारा बस का विशेष नंबर अलॉट कराकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि एकता बस संचालक द्वारा एक ही सीरीज में कई विशेष नंबर अलॉट करने के बाद उस पर परमिट जारी कराया जा रहा था। बस संचालक द्वारा परमिट जारी होने के कुछ दिनों बाद इस परमिट को सरेंडर कर दिया जाता था। सरेंडर परमिट की फोटोकॉपी के आधार पर बस संचालक द्वारा बस का अवैध रूप से संचालन किया करता था। ऐसा लगभग पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 बस ऐसी थी जिनके परमिट सरेंडर करने के बाद सरेंडर परमिट की फोटोकॉपी पर बसों का संचालन किया जा रहा था। ऐसे में जांच करने के पश्चात आरटीओ उज्जैन एवं यातायात पुलिस ने एकता बस संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 7 लाख रुपए का जुर्माना किया है, जिसमें से बस संचालक द्वारा 1,17,000 का जुर्माना जमा किया गया है। जुर्माने की शेष राशि के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। तय समय सीमा में यदि अवैध तरीके से बस संचालक द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो आगामी कार्यवाही की जाएगी। रहते हैं यात्री वाहन चालक बसों का जो संचालन करते हैं, उसमें जो बड़े कंपनी के जो स्वामी होते हैं वो विशेष तौर पर जो एक ही प्रकार की सीरीज़ के नंबर रखते हैं, जैसे कि 19-19 हो गया, 29-19 हो गया, 39-19 हो गया, 31-19, 41-19, ऐसे स्पेशल नंबर जो है अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं। लेकिन कभी कभार जो है ये उन विशेष नंबरों की आड़ में गलत प्रकार की कार्रवाइयों में लिप्त हो जाते हैं और एक ही परमिट पर जो अलग अलग नंबरों की गाड़ियाँ रहती है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सीरीज़ जैसे 31-19 और 41-19 इसमें से 3 या 4 हटा दिया उसमें से पर्टिकुलर गाड़ी में से और अवैध रूप से उस बिना परमिट पे भी वाहनों का संचालन करते हैं। इसी प्रकार की शिकायतें हमें कई दिनों से जो है मिल रही थी, तो हमने औचक जब निरीक्षण किया तो हमने पाया कि एकता बस का जो मालिक है वो वाहनों के जो परमिट है यात्री बसों के वो उठाने के बाद 1 आध महीने बाद उसको वापस से कार्यालय में सरेंडर कर देता है और लोगों को उस वहाँ पर्टिकुलर परमिट की फ़ोटोकॉपी दिखा के कि मेरे पास तो वैध परमिट है, वैध तो है वास्तव में, लेकिन जब जमा कर दिया तो अवैध हो गया, वो बिना परमिट हो गया। तो इस प्रकार से वाहनों का संचालन करते थे। तो साल भर से इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया और इनकी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाने पर जो हमने कमियाँ देखी तो 3 गाड़ियाँ हमने इनकी जब्त की थी, जिसमें लगभग 5 से 7 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। एक गाड़ी में इन्होंने 1,17,000 का जुर्माना जमा भी कर दिया और गाड़ी छुड़ा दी। उज्जैन के गांव खिलचीपुर के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में बलात्कार के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत डीएनए मैच नहीं होने पर जिला न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट में आरोपी को जिला न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। यहां न्यायालय ने फरियादी के निवेदन पर दोबारा डीएनए जांच करवाई थी। दोबारा भी डीएनए का मिलान नहीं होने पर आरोपी को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। उज्जैन के गांव खिलचीपुर के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में जिला न्यायालय ने बुधवार को आरोपी धर्मेंद्र आंजना को दोष मुक्त कर दिया है।
यहाँ खास बात यह रही कि जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ वह गर्भवती हुई और बच्चा भी हुआ, परंतु डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बच्चे का जैविक पिता साबित नहीं हो सका। मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 29 जनवरी वर्ष 2018 को थाना भैरूगढ़ में केस दर्ज करवाया था कि धर्मेंद्र आंजना ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। 3 साल तक न्यायालय में केस चलने के बाद बुधवार को फैसला आया। यह जानकारी आरोपी के वकील वीरेंद्र सिंह परिहार ने देते हुए बताया कि डीएनए मैच नहीं होने पर माननीय न्यायालय ने धर्मेंद्र आंजना को दोष मुक्त कर दिया है। 29/1/2018 को फरियादिया ने रिपोर्ट की, चूँकि उसका नाबालिग बच्ची है इसलिए नाम उसका नहीं ले सकते हैं, इसलिए नाम उसने रिपोर्ट की कि धर्मेंद्र आंजना जो है उसके पिताजी नाम फतेह सिंह है। मैं काम करके आ रही थी तो उसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और खाल पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे डराया कि तू किसी से बताएगी तो तेरे को मार डालूँगा। और इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। 8 महीने बाद, घटना के 8 महीने बाद लगभग उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि 8 महीना पहले मेरे साथ धर्मेंद्र आंजना ने खेत में काम करके लौट रही थी, तब मेरे साथ बलात्कार किया था और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उस पर से हरिजन थाना पुलिस ने मुकदमा कायम किया और धर्मेंद्र आंजना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें डीएनए जांच कराई गई। डीएनए में ये आया कि डीएनए जो जैविक पिता है, धर्मेंद्र आरोपी जो है उसका जैविक पिता नहीं है। इस पर से फरियादिया ने कोर्ट पे भी कहा, शिकायत करी कि साहब पुलिस का भरोसा नहीं, पुलिस इससे मिल गई है। तो कोर्ट ने उस पर फिर से दोबारा डीएनए जांच करवाई। डीएनए जांच में आया कि उसका जैविक पिता नहीं है। इसके बाद न्यायालय में जब कथन हुए तो उसने स्वीकार किया, जब मेरा और आरोपी का आमना सामना हुआ था तो उसने मुझे बोला था कि देख तेरे साथ जिसने बलात्कार किया है तो उसका नाम बता, हम तू जो कहे कर देंगे, मदद कर दूंगा। तो उसकी मौसी जो थी उसने बोला कि तू 2 लाख रुपए दे दे। तो धर्मेंद्र ने कहा नहीं, तू सही नाम बता दे, तू सही नाम, जो तेरा पैसा लगेगा मैं सब दूंगा, पर सही नाम बताएगी तो। मैंने तेरे साथ बलात्कार नहीं किया है, तू मेरा काला मुँह मत कर। ऐसा न्यायालय में बयान हुए थे, स्वीकारोक्ति हुई थी। इस पर न्यायालय ने आज आरोपी को दोष मुक्त किया है। आज के